बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम समझेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स क्या है, इसको हम समझते हैं। तो पहले मैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की डेफिनेशन लिख लेता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की डेफिनेशन पढ़ें, क्या लिखा है कि व्हेन अ वेव ट्रेवलिंग इन वन मीडियम, अगर एक वेव एक मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हो, अगर एक वेव एक मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हो, स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, और वो किसी दूसरी मीडियम के सरफेस के साथ टकरा जाए। एक वेव एक मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रही हो और वो किसी दूसरी मीडियम के सरफेस के साथ टकरा जाए, इट इज बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम, तो वो सेम उसी मीडियम के अंदर बाउंस बैक होती है, यानी वापस लौटती है। दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। इस अमल को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। चलें एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ लो ये हमारे पास मिरर समझ लो, आईना समझ लो। ये हमारे पास एक मिरर है या आईना है। ये मिरर या आईना एक तरह की मीडियम है, क्योंकि ये मटेरियल का बना हुआ है, ये मटेरियल मीडियम है। ये थोड़ा सा मैं सीधा कर लेता हूं। अच्छा, यहां पर एक टार्च है, ये समझ लो एक टार्च है। हम टार्च से रोशनी मारते हैं इस आईने के ऊपर। ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन में होगी। अब ये स्ट्रेट लाइन बन नहीं रही, समझने की कोशिश करें। अब देखें, ये जो लाइट आ रही है वो एयर से आ रही है, हवा से आ रही है। ये हमारी मीडियम नंबर 1 है। और शीशा समझ लें, ये हमारी मीडियम नंबर 2 है। और ये क्या है? ये एक टार्च है। अच्छा, अब ये जो लाइट है, लाइट क्या है? लाइट एक तरह की वेव है। अब एक वेव एक मीडियम से ट्रेवल कर रही है। कौन सा मीडियम से ट्रेवल कर रही है? वो एयर से ट्रेवल कर रही है, दूसरे मीडियम के सरफेस से टकरा रही है। किसके सरफेस के साथ टकरा रही है? देखो, ये मिरर है, मिरर के सरफेस के साथ टकरा रही है। अच्छा, इस दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराने के बाद ये वापस सेम मीडियम में चली जाए, यानी जिस मीडियम से आ रही थी, ये कौन से मीडियम से आ रही थी? ये एयर से आ रही थी, यानी मीडियम 1 से आ रही थी। तो ये वापस मीडियम नंबर 1 में बाउंस बैक हो जाए। बाउंस बैक होने का मतलब होता है वापस हो जाना। इस अमल को हम नाम देते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अब दोबारा डेफिनेशन को पढ़ लें तो आपको ये बात इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। व्हेन अ वेव ट्रेवलिंग इन वन मीडियम, एक वेव एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हो, जैसे ये लाइट एक वेव थी और ये एक मीडियम यानी एयर में ट्रेवल कर रही थी। स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, वो किसी दूसरे सरफेस के मीडियम से दूसरे मीडियम के सरफेस से टकराए। जैसे यहाँ पर वो दूसरा मीडियम हमारा मिरर है, ये मिरर के सरफेस के साथ टकराए। इट इज बाउंस्ड बैक इन द सेम मीडियम, वो क्या होगा कि वो उसी सेम मीडियम के अंदर बाउंस बैक होगी, वापस जाएगी। दैट इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अच्छा, इसकी एनालॉजी यानी इससे मिलती जुलती एग्जांपल समझ लें। मिसाल के तौर पर ये एक दीवार है और हम एक बाल इस दीवार पर मारते हैं। बाल जैसे ही दीवार पर लगता है वो बाउंस बैक होता है, वापस उसी सेम मीडियम में आता है। तो ये आप एक रिफ्लेक्शन की एनालॉजी समझ सकते हो।
इसे रिफ्लेक्शन नहीं कहूँगा, रिफ्लेक्शन वेव्स की होती है और बाल एक पार्टिकल है या एक मैटर है, वेव नहीं है। लेकिन जस्ट इसके बिहेवियर को समझाने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दी कि जिस तरह से बाल जो है दीवार से टकरा के वापस लौटता है, बिल्कुल इसी तरह से एक वेव भी किसी मीडियम के सरफेस से टकरा के वापस लौटती है और इस वापस लौटने का जो अमल है ना, ये कहलाता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव। अच्छा, अब ज़रा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव से रिलेटेड कुछ टर्म्स समझ लेते हैं। देखिए, थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दी, उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। ये जिस चीज़ से वेव टकरा के वापस जाएगी वो चीज़ कहलाएगी बैरियर। बैरियर का लफ्ज़ी मतलब होता है रुकावट। यानी हमारे एग्जाम्पल में जो आईना था वो हमारा बैरियर था। बैरियर को एक और नाम भी देते हैं ऑब्स्टेकल। दोनों का लफ्ज़ी मतलब है रुकावट। और जो वेव आती है और आकर टकराती है, ये वेव आने वाली है, इसको हम नाम देते हैं इंसिडेंट वेव, यानी स्टार्टिंग वेव। जो वेव आकर रुकावट के साथ या बैरियर के साथ टकराएगी उसको कहेंगे इंसिडेंट वेव। अच्छा, टकराने के बाद जो वेव वापस जाती है, जैसे ये वेव वापस जा रही है, एरो को देखें, इसका एरो अंदर की तरफ आ रहा है, इसका एरो बाहर की तरफ जा रहा है। ये जो वेव वापस जा रही है, ये वाली वेव कहलाएगी रिफ्लेक्टेड वेव। जहां पर ये वेव आकर टकराई है या जिस पॉइंट से ये वेव वापस हुई है, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं, ये वाला जो पॉइंट मैं रेड कलर से बनाने लगा हूं, ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर इस सरफेस के ऊपर, ये जो मिरर का सरफेस है, इसी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से अगर इस सरफेस के ऊपर हम ऐसे 90 डिग्री ड्रा कर लें, जो कि इन दोनों के बीच में होगी, यानी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव के बीच में होगी, ये वाली जो 90 डिग्री वाली लाइन होगी, इस लाइन को बोला जाएगा नॉर्मल। अच्छा, गौर करें तो नॉर्मल ड्रा करने के बाद हमारे पास दो एंगल्स बन गई है। एक एंगल ये है, ये वाली एंगल, जो कि नॉर्मल के दरमियान और इंसिडेंट वेव के दरमियान बन रही है। इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये मैंने एल की तरह निशान बनाया है, ये एंगल का निशान है जो कि अमूमन ऐसे दिया जाता है, इस तरह से। ये एल की तरह सीधा नहीं, थोड़ा तिरछा करना है। और ये आई फॉर इंसिडेंस, यानी इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये वाली जो एंगल, जो कि नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड वेव, इन दोनों के दरमियान ये जो एंगल बन रही है, ये कहलाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये 5-6 टर्म्स जो हैं आपको पता होनी चाहिए। बैरियर या ऑब्स्टेकल उसे कहेंगे जिस चीज़ पे आकर वेव टकराती है। इंसिडेंट वेव वो कहेंगे जो पहले आती है। और रिफ्लेक्टेड वेव जो टकराने के बाद वापस जाती है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वो होगा जहाँ पर ये वेव आकर टकराएगी। और नॉर्मल क्या होगा, जो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से इस सरफेस के ऊपर 90 डिग्री बनेगी, उसको हम बोलेंगे नॉर्मल।
चलें अब ज़रा इसके लॉज पढ़ लेते हैं, कौन कौन से लॉज हैं जो कि हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के तौर पर उनको जानते हैं, वो समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव दो है। पहला लॉ बड़ा सिंपल है, वो कहता है कि जो इंसिडेंट वेव होगी यानी फर्स्ट वेव जो आके टकराएगी, जो नॉर्मल होगा और जो आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव होगी, ऑल लाइज एट सेम प्लेन, वो सब के सब एक ही प्लेन पर अमल करेंगे। यानी ये देखें आपकी इंसिडेंट वेव है, ये देखें आपकी नॉर्मल है, और ये देखें आपकी रिफ्लेक्टेड वेव है। अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों एक ही सरफेस पर बनेंगे, एक ही सरफेस पर मौजूद होंगे। दूसरा लॉ कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी वो हमेशा बराबर होगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। इसको इस तरह से समझ लो, ये हमारी इंसिडेंट वेव है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव है, और ये नॉर्मल है। इनके दरमियान अगर ये एंगल 30 डिग्री का बन रहा है तो लाजमन ये एंगल भी 30 डिग्री का होगा। ये अगर 40 डिग्री होगा तो ये भी 40 डिग्री का होगा, ये 60 डिग्री होगा तो ये भी 60 डिग्री का होगा। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। चलें अब यही रिफ्लेक्शन का जो अमल है ये वाटर वेव्स के अंदर कैसे बनता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स इन रिपल टैंक। समझ लो ये हमारे पास एक रिपल टैंक है। आपको पता है रिपल टैंक में शीशे का एक टैंक होता है, ये इसमें पानी भरा है, और ये इसमें एक वाइब्रेटर है। आपको पता है कि वाइब्रेटर जो है वो वाइब्रेशन पैदा करेगा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक बैरियर रख देता हूँ, यानी एक ऐसी चीज़ रख देता हूँ जैसे लकड़ी का टुकड़ा समझ लो, या प्लास्टिक का टुकड़ा समझ लो, या शीशे का टुकड़ा समझ लो।
उसको ऐसे तिरछी डायरेक्शन में मैं ऐसे रख देता हूँ। ये पानी के अंदर है और वर्टिकल डायरेक्शन में है, यानी इस तरह से ये पड़ा हुआ है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक रुकावट के तौर पर है। अच्छा, वाइब्रेटर से क्या होगा, वेव्स पैदा होंगी। ये समझो ये वेव्स पैदा हुई है जो इसकी तरफ जा रही है, ये वेव्स है। एक्चुअली होता ये वेव्स आकर इस रुकावट से टकराएंगी। अच्छा, ये जो वेव्स इस रुकावट से आकर टकराएंगी ये कहलाएगी हमारी इंसिडेंट वेव। लेकिन इससे टकराने के बाद यही वेव रिफ्लेक्ट बैक होंगी एक और डायरेक्शन में। ये जो वेव इस तरफ आ रही है ये हमारी रिफ्लेक्टेड वेव कहलाएगी। अच्छा, इन दोनों वेव्स के बीचों बीच अगर मैं एक लाइन निकाल दूं जो इस सरफेस पे 90 डिग्री हो, ये वाली लाइन इसकी नॉर्मल बन जाएगी और यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट बन जाएगी और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो है ना वाटर वेव्स की रिफ्लेक्शन भी आप रिपल टैंक की मदद से समझा सकते हैं। और रिपल टैंक के नीचे आपको पता ही है कि एक कागज़ की शीट लगी हुई है, तो वहाँ पर आप उस कागज़ की शीट पर जो रिपल टैंक के अंदर वेव्स बनेगी ना, उनका बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है वो ऑब्ज़र्वेशन कर सकते हैं और उनको देख भी सकते हैं। जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा रिपल टैंक है, ये मैंने इसकी लेग्स बना ली हैं और ये इसके नीचे एक कागज़ की शीट पड़ी है और यहाँ पर पानी है। और यही सेम एक्सपेरिमेंट में अगर इधर भी करूँ तो ये भी आपको इसी तरह से नज़र आएंगी। ये ऐसे टकराएंगी और ऐसे वापस आएंगी, जिन्हें आप बड़ी आसानी से ऑब्ज़र्व कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। अच्छा, सिर्फ वाटर वेव्स के अंदर ही नहीं, साउंड वेव्स के अंदर भी रिफ्लेक्शन होती है। साउंड वेव्स आल्सो रिफ्लेक्ट। इसकी मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी कि अगर आप एक पहाड़ी के सामने खड़े होकर बोलते हैं तो आपको अपनी आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, जिसको हम इको कहते हैं। जो आवाज़ आपकी जा रही होती है वो इंसिडेंट वेव है और जो टकराने के बाद वापस आ रही होती है वो रिफ्लेक्टेड वेव है। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चे इस तरह से समझते हैं कि अगर एक वेव बिल्कुल इस तरह से सीधी आए तो क्या वो तिरछी जाएगी? नहीं, वो भी बिल्कुल वापस सीधी ही जाएगी। उसका सबब ये है कि अगर एक वेव 0 डिग्री पर आ रही है, सीधी का मतलब है वो 0 डिग्री पर आ रही है, तो रिफ्लेक्टेड वेव की एंगल भी 0 डिग्री होगी। तो अगर एक वेव सीधी आकर किसी बैरियर के साथ टकराएगी तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में जाएगी। आई होप आपको रिफ्लेक्शन ऑफ वेव अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ नेक्स्ट लेसन में हम रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और वो किस तरह से पैदा होती है और उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।